हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज नेक्स्ट हमारा जो रहने वाला है एचपी सेट का ही जो हमने स्टार्ट किया था 2024 का जो पेपर था, तो उसमें हम 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन हमारे बचते हैं। ठीक है, तो हम आज जो है 31 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेंगे और इसमें जो आपको पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन के भी 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन वैसे तो आपको खुद ही कर सकते हो, बट फिर भी हम उसको जो है कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट 3 में मैंने ये वीडियो डाली है। पार्ट 3 में इसको मैं डालने वाली हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, ये 2024 का 3 पार्ट में हम जो 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। अब गुणात्मक का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की नहीं। किसकी हो रही, क्वालिटेटिव रिसर्च की होती है। गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता नहीं है, नॉट पूछा है, जो इनमें से जो है क्रिटिकल फीचर नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो हमारी क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी में देखो मापना नहीं होता, क्वालिटी में हम मेजरमेंट नहीं करते हैं। क्वालिटी में हम क्या देखते हैं, क्वालिटी में हम देखते देखो जो तो क्वांटिटी होती है वो तो केवल सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट की बात करता है। क्वांटिटी में हम जो मेजरमेंट की बात करते हैं, अगर क्वांटिटी की बात करूं, बट यहाँ हमें क्या बोला है, क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है पूरा। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, ये होता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। ठीक है, और जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है, अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूँ, क्वांटिटेटिव वो किस पे बेस्ड होता है, वो मेजरमेंट पे बेस्ड होता है, मेजरमेंट पे बेस्ड होता है। बट यहाँ पे हमें, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग वाला जो फीचर दिखेगा वो इसका करेक्ट है, बट हमें नॉट पूछा जो इसका जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का फीचर नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए की तरफ चलूँ, एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा। वास्तविक परिस्थितियाँ डाटा के प्रत्यक्ष स्रोत होती है। तो जो वास्तविक परिस्थितियाँ होती है, गुणात्मक अनुसंधान में डाटा जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से लिया जाता है, नेचुरल सेटिंग से लिया जाता है। वास्तविक जो होती है हमारी एक्चुअल जो होती है, एक्चुअल परिस्थितियों से ही लिया जाता है। तो ये सही ऑप्शन है, ये इसका फीचर है, बट हमें नहीं पूछा है। डेटा टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स पिक्चर्स। ठीक है, यानी डेटा हम कहाँ से लेते हैं, डेटा शब्दों या चित्रों के रूप में होता है। तो ये भी सही बात है, जो डेटा होता है हमारा वो संख्यात्मक नहीं, संख्यात्मक हमारा क्वांटिटी बताता है, वो संख्यात्मक ना होके डाटा कैसा होगा हमारा, वो होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव। डाटा कैसा होगा हमारा, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में सब आ जाएगा, जैसे टेक्स्ट हो गया, इंटरव्यू, इमेजेस वगैरह। ठीक है, तो ये भी इसका फीचर है। सी ऑप्शन है, सीकिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट। मापे गए सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करना। अब मापने की बात किस में करते हैं हम, ये बात करते हैं हम क्वांटिटी में, क्वांटिटी में करते हैं। तो ये इसका फीचर नहीं है, ये इसका फीचर नहीं। और ऑप्शन डी है, रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड। अनुसंधानकर्ता स्थिति में वर्तमान या भूतकाल से संबंधित पूरी तरह शामिल हो जाता है। ये भी इसका क्या है, एक फीचर है। जो हमारा अनुसंधानकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, वो डीपली इंगेज होता है किसमें, पार्टिसिपेंट जो होते हैं हमारे गहराई से समझ को विकसित करते हैं। जैसे फील्ड स्टडी करते हैं, है ना, फील्ड स्टडी करते हैं, फील्ड में जाके हम स्टडी करते हैं, जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, और क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये भी इसका जो है क्या है, इसका फीचर है। जो नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर इसका आना था ऑप्शन सी, क्योंकि क्वालिटेटिव, हमें क्वालिटेटिव की बात की थी, जो इसका फीचर नहीं है। और जबकि क्वालिटी में हम क्या देखते हैं, क्वालिटी में हम देखते हैं, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उस देखो अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, वर्ड्स उसमें लिए जाते हैं, खाली उसमें जो नंबर्स नहीं होते। ठीक है, रियल लाइफ क्या होता है, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट उसमें लिए जाते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन होती है, रिसर्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें था, जो क्वांटिटी की बात की थी, क्वांटिटी में जो है, अगर मैं क्वांटिटी की भी बात कर देती हूँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करूँ, तो उसमें क्या आता है, मेजरमेंट, मेजरमेंट, नंबर्स होंगे। ठीक है, रिलेशनशिप होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक शिक्षक एक नए शिक्षण विधि जैसे फ्लिप्ड, ये हमारा फ्लिप्ड है। ठीक है, फ्लिप्ड
ठीक है। यहाँ लिखा है इफ़ अ टीचर वांट टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड से फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड विल हेल्प हिम बेस्ट। यदि एक शिक्षक एक नए शिक्षण विधि जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का परीक्षण करना चाहता है तो निम्न में से कौन सी अनुसंधान विधि उसे सबसे अधिक मदद करेगी। ठीक है। अब देखो जो फ्लिप्ड होता हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करें तो इसमें क्या हमारा जो यूज़ होना है फ्लिप्ड क्लासरूम दृष्टिकोण से, अगर एक शिक्षक क्या करना चाहता है नई शिक्षण विधि जो है परीक्षण करना चाहता है उसका, तो कौन सी जो सबसे अधिक जो हमें हेल्प करेगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, केस स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो करेक्ट आंसर इसका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा, क्योंकि जब भी किसी विधि की जो प्रभावशीलता, जब भी हम किसी की जो इफेक्टिवनेस, जब भी हम किसी की जो है इफेक्टिवनेस को जो है जांचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसका करते हैं कि जैसे एक समूह में नई विधि और दूसरी में पुरानी, उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान में यही कंपैरिजन किया जाता है। इसमें जो कॉज एंड इफेक्ट से जो है रिलेशन पता चलता है, जो कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है इसके, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आता है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं आएगा। डिस्क्रिप्टिव हमारी होती जिसको हम अवर्णनात्मक अनुसंधान बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में केवल जो है हम जो वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। इसमें जो टेस्टिंग कॉज इफेक्ट की टेस्टिंग नहीं की जाती है। एथनोग्राफिक रिसर्च जो होती है जिसको हम बोलते हैं नृवंश विज्ञानात्मक अनुसंधान, ये जो होता है ये स्टडी करता है, ये कल्चर की स्टडी करता है। ठीक है। कल्चर की स्टडी करने के लिए बिहेवियर एंड सोशल इंटरैक्शन को जो है डीपली स्टडी करता है कौन, एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है। केस स्टडी आपको पता है, केस स्टडी में जो किसी एक का जो है हम जो है क्या बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं किसी एक का पर्टिकुलर जो है, ये जनरल इफेक्टिव जो है प्रूव नहीं करता है। ठीक है। ये जनरल के लिए नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति का जो हम बिल्कुल डेप्थ में जो उसका स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम कंपेयर करते हैं ग्रुप्स को, हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंट्रोल क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्स वेरिएबल्स। ठीक है। टेस्ट कर सकते हैं हम किसको, इफेक्टिवनेस को। ठीक है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में जो है नई विधि का जो अब आपने क्या करना है, परीक्षण करना है, तो कौन सी अनुसंधान विधि जो है हेल्प करेगी, वो करेगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। यानी जहाँ भी आपको इफेक्टिवनेस दिखे, कंट्रोल वेरिएबल या फिर कंपेयर ग्राफ्स कंपेयर करते हैं हम क्या आपस में जो है कंपैरिजन जब करते तो वहाँ पे सीधा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का काम होता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है। ठीक है। अब पैराग्राफ के क्वेश्चन जो 33 to 37 तक जो पैराग्राफ आपका आने वाला है, जो हमें ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज मस्ट बी व्यूड बोथ फ्रॉम द एंगल ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है। जो ये पैराग्राफ दिया आप खुद इसको पढ़ लेना, एक बार डेप्थ में इसको पढ़ लेना, पूरा इसको पढ़ लेना और खुद आप ये 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर कर लोगे। ठीक है। यानी ये पैराग्राफ में कुल मिला के बात करता है कि ये गद्यांश है किस पे है, पारंपरिक जो हमारे भारतीय पारंपरिक मूल्यों को जो है व्यक्ति और राज्य समाज दोनों के दृष्टिकोण से ही समझता है, व्यक्तिगत रूप से भी समझता है और क्या बोलते हैं राज्य के दृष्टिकोण से भी समझता है। ठीक है। दोनों से जो ये क्या करता है दृष्टिकोण को समझता है। तो इसमें क्या होगा, जो अलग अलग सामाजिक जो समूह शांति से साथ रहते हैं, तो बिना अपने अलग अलग समूह के लोग जो शांति से जो साथ में रहते हैं बिना अपनी पहचान को खोए बिना। ठीक है। तो इसमें आधुनिक भारत में जो है कानून और सामाजिक नियम भी जो है परंपराओं से प्रभावित होते हैं, ये सब इसमें बात की है। यानी खासकर जो परिवार और संस्कृति में होते हैं वो भी जो क्या होते हैं हमारे कानून और सामाजिक नियम से जो प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो राज्य की अवधारणा यहाँ पे जो ली गई है, जो राज्य की अवधारणा होगी यहाँ पे वो किससे ली गई है, तो वो ली गई पश्चिम से अलग है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले व्यक्ति और राज्य के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं था, तो क्या होगा राज्य की अवधारणा पश्चिम से अलग होगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब इसमें बात की है। तो पैराग्राफ में हम चलते हैं, हम इसके क्वेश्चन ही डायरेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया था 33 जो है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की एक विशेषता कौन सी है, यानी भारतीय राज्य का एक स्पेशल फीचर कौन सा है। ठीक है। तो इसमें जो स्पेशल फीचर क्या था, लोगों का एक से नेतृत्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंट। ठीक है। तो ये इसका देखो इसमें कुल मिला के जो हमें थ्योरी बताई है ना, इसमें हमें बात की है इंडिया की, हमें बात की है इसमें, यानी इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है,
डाइवर्सिटी प्लस टॉलरेंस होगी, देखने को मिलेगी, टॉलरेंस प्लस यूनिक सेक्युलरिज्म, ठीक है, प्लस मिक्स ऑफ क्या होगा, आइडियल्स एंड रियलिटी, इस पे बेस्ड है ये, ठीक है। यानी जो हमारी जो इसमें भारत में जो कुछ समस्या है ऐसी जो अनुशासन की कमी और संसाधनों का शोषण करने से होती है, ठीक है। इसलिए भारत में क्या आदर्श और वास्तविकता दोनों एक साथ साथ जो है मौजूद है, ठीक है, आदर्श भी और वास्तविकता भी। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कौन सी जो राज्य की भारत राज्य की जो है एक विशेषता है भारतीय राज्य की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा। विविध ऐतिहासिक उद्गम स्थलों के सामाजिक समूह का एक दूसरे से भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक भाव से जुड़े हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा आपको पैराग्राफ में भी, ठीक है, ठीक है। इसमें जो पैराग्राफ में हमें चीज़ें दी है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, डाइवर्सिटी बता रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें पता क्या है, इसमें सब कुछ दिया है इस पैराग्राफ में जो है। इंडियन वैल्यूज़ को समझने के लिए हमें इंडिविजुअल और स्टेट समाज दोनों को एक साथ देखना पड़ता है, ठीक है। जब हम इंडिविजुअलिटी को देखते हैं तो इंडियन वैल्यूज़ को जब हम देखते हैं तो वहाँ इंडिविजुअलिटी को भी देखते हैं, स्टेट को भी, हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो इसमें अलग अलग लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग मिलकर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो अलग अलग लोग मिलकर जो एक सिस्टम बनाते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। फिर इंडियन स्टेट की खास बात क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप होते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप जैसे जाति, धर्म, ठीक है, संस्कृति, जो अलग अलग हिस्ट्री से आए तो फिर भी वे शांति से साथ रहते हैं। जाति धर्म सबका अलग अलग है, संस्कृति सबकी अलग है, अलग अलग सबकी हिस्ट्री है, फिर भी एक साथ जो शांति से साथ में रहते, तो ये इसकी खासियत है। तो यही इसमें पूछा था, जो उद्गम स्थल के सामाजिक समूह का एक दूसरे से भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक भाव से जुड़े हुए तब भी वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से आपस में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था हमें, लेखक ने राज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ पर बल देने के लिए किया है, ठीक है। अब राज्य शब्द का स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ऑथर इसमें क्या बोलता है कि इंडिया पहले स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ठीक है। इसमें क्या बात की कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट अलग है इसमें, ठीक है, इसमें बात की थी दोनों जो है एक साथ चलते हैं। जो हमारा राज्य होगा, ठीक है, राज्य और जो हमारा वेस्टर्न कंसेप्ट होता है तो दोनों साथ साथ चलते हैं, इसमें नो कन्फ्लिक्शन, आपको कन्फ्लिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। राज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ पर बल देने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है किसी निश्चित समय काल तक राज्य और व्यक्ति के बीच किसी संघर्ष का ना होना, यानी उनके बीच में मैं स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आएगा, जो यहाँ पे मैं आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट बता रही थी, जो स्टेट होगा अलग अलग लोग जो मिलकर एक जो है सिस्टम बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता, जो ऑथर हमारा क्या बोलता है, तो इंडिया में पहले क्या होता था, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल का कॉन्फ्लिक्शन नहीं था। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, दोनों एक साथ साथ चलते गए, नो कन्फ्लिक्शन है यहाँ पे, जो है कोई भी कन्फ्लिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही होना था कि एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल अप टू पॉइंट इन टाइम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्षता का मुख्य लक्षण क्या है। अब धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है, यानी सेक्युलरिज्म की बात हो रही है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है, यूनिक है, कैसा है, यूनिक है। यानी इसका मतलब क्या है, स्टेट जो है सभी रिलीजियस को इक्वल रिस्पेक्ट प्लस सपोर्ट देता है। स्टेट क्या करता है, सभी जो रिलीजियस होते हैं, सभी रिलीजियस को इक्वल रिस्पेक्ट साथ में क्या देता है, इक्वल सपोर्ट देता है। तो यही तो क्या हमारा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, जो सभी देखो सभी धर्म के, सभी रिलीजियस के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। ऐसा नहीं किसी धर्म को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। तो इसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव न करना, धर्म के प्रति पूर्ण उदासीनता, सामाजिक पहचान के लिए कोई स्थान नहीं और ये हमारा डिसरिगार्ड फॉर सोशल लॉ, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन ए, धार्मिक आधार पर भेदभाव ना करना, ठीक है, क्योंकि सबको इक्वलिटी है हर धर्म के लोगों को। नेक्स्ट इसमें जो 36 क्वेश्चन था, ये था द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉमस मोर्स यूटोपिया वाज इंस्पायर्ड। जो थॉमस मोर की यूटोपिया का मूल ढांचा किससे प्रेरित है, ठीक है। अब इसमें जो इसमें जो है रियलिटी वर्सेस आइडियल की बात करूँ मैं, जो हमारा आइडियल होता है यूटोपिया जैसा लगता है, जो हमारा आइडियल होता है वो कैसा लगता है, यूटोपिया जैसा,
जैसा लगता है, ठीक है। तो इसमें तो क्या होगा, इंडिया जो है हमारा कुछ हद तक कैसा है, मतलब आइडियल है, यूटोपिया जैसा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है, डिसिप्लिन में कमी भी है, ठीक है, डिसिप्लिन में कमी है, रिसोर्सेज का मिसयूज भी होता है। अगर रिसोर्सेज आपको फुल बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो उसका मिसयूज भी होता है, जरूरी थोड़ा ना उसका जो यूज़ जो है सही, उसमें मिसयूज भी होता है। तो इंडिया जो है आइडियल प्लस रियलिटी दोनों को मिक्स करता है, आइडियल प्लस रियलिटी की बात मैं अभी ऊपर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आंसर क्या आना था आपका 36 का, धार्मिक सहिष्णुता की भारतीय इंडियन ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस की बात की थी हमने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट इसमें पैराग्राफ का क्वेश्चन था, आधुनिक भारत का मुख्य लक्षण कौन सा है। तो आधुनिक भारत का मुख्य लक्षण है एब्सेंस ऑफ बायगॉड, ठीक है, यानी धर्मांधता की अनुपस्थिति, ये इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो है कॉम्प्रीहेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौखिक संचार में ब्रेक डाउन को इस प्रकार वर्णित किया गया है, ठीक है। अब इसमें मौखिक संचार में ब्रेक डाउन के बाद के, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब, ठीक है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है मौखिक संचार में ब्रेक डाउन किस प्रकार हमें जो है वर्णित कर सकते हैं, किस प्रकार उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है। तो ये जो हमारा मौखिक जो संचार होता है, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, तो उसको ब्रेक नहीं करता है ये, ठीक है। तो ये नहीं आना था। विरोधाभास जो होता है, जब दो बातें एक दूसरे के अपोजिट हो, जब दो बातें क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, यानी जैसे मान लो कि एक आप जो है, जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, यानी ये ब्रेक डाउन कर नहीं करेगा मौखिक संचार को। नेक्स्ट है अनइवननेस, ठीक है, यानी असमतलता, असमतलता भी नहीं होगा। अनइवननेस में क्या होता है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है और स्मूथनेस, लैक ऑफ स्मूथनेस होती है, ठीक है। जब कम्युनिकेशन स्मूथ या कंसिस्टेंट ना हो तब क्या होती, असमतलता होती, बट ब्रेक डाउन इसमें भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा एंट्रोपी। जो एंट्रोपी होते हैं, कम्युनिकेशन थियोरी में आपने पढ़ी होगी एंट्रोपी, जो अनसर्टेनिटी डिसऑर्डर होता है, रैंडमनेस इन मैसेज, है ना, यानी जब आपका जो है संदेश में जो है अनिश्चितता या फिर अव्यवस्था, जिससे सही अर्थ नहीं पहुंचता, जब सही अर्थ नहीं पहुंचता, सही अर्थ ना पहुंचना, उसको क्या बोलते हैं, हम एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है वहां पे, तो इसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी। जब कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है, यानी ब्रेक डाउन किसके कारण हो सकता है, नॉइज हो सकता है, तो नॉइज अगर होगा तो इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी, यानी ऑप्शन क्या आएगा इसका, एंट्रोपी, ठीक है। जब भी आपका ब्रेक डाउन होता है मौखिक संचार में तो किस कारण से होता है, एंट्रोपी, ठीक है, कंफ्यूजन होता है, इसमें ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, यानी इसमें जो हमें 2 असर्शन दिया है, पहली स्टेटमेंट क्या दी, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, फिर उसका रीजन दिया है कि यानी हमारा जो असर्शन क्या दिया, औपचारिक संचार तेज और लचीला होता है। देखो जो औपचारिक संचार होता है हमारा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वो हमारा तेज और लचीला नहीं होता, वो कैसा होता है, धीमा और कम लचीला होता है। आपने देखा होगा जो औपचारिक जो हमारा संचार होता है तो उसमें हायरार्की के अनुसार चलता है, वो एक सीक्वेंस में चलता है, वो एक जो है क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिकली चलता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये कैसा होता है, ये हमारा जो धीमा होता है, इसका प्रोसेस धीमा होता है और कम लचीला होता है, ये कम लचीला, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत, असर्शन हमारा गलत है। रीजन क्या बोला, औपचारिक संचार सूचना का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रवाह, ये सही बात है। मैंने आपको बोला जो औपचारिक संचार होता है वो सूचना का कैसा है, एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो है प्रवाह होता है। औपचारिक संचार जो है कैसे चलता है, सिस्टमैटिकली जो है, ऑर्डरली फ्लो ऑफ, कैसा होता है, ऑर्डरली सिस्टमैटिकली ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन एक स्ट्रक्चर्ड होता है, कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, प्लान्ड होता है, पहले से प्लान्ड होता है जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और ये ऑफिशियल चैनल को जो है फॉलो करता है, ऑफिशियल चैनल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये हमारा रीजन तो सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट तो नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत, बोथ ए एंड आर ये भी दोनों गलत, ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत। देखो ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, हमें मैच करना है इसको, ठीक है। इसको जो है ये हमारे दिया कम्युनिकेटर बैरियर दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, सिमेंटिक, ये देखो ये बैरियर है हमारा, ठीक है, बैरियर दिया है। जो सिमेंटिक की बात करें तो सिमेंटिक हमारा क्या होता है,
शब्दों के अर्थ में अगर हमें कोई गड़बड़ी मिलती है ना, शब्दों के अर्थ में गड़बड़ी मिलती है तो संदेश गलत चला जाता है। अगर संदेश गलत चला गया तो क्या होगा, फॉल्टी मैसेज। ठीक है, तो ए का टू के साथ जहाँ कॉम्बिनेशन है, देखो ए का टू के साथ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बाकी तो ए के साथ टू नहीं है, तो करेक्ट आंसर मेरे को यहीं पे मिल गया। बाकी साइकोलॉजिकल भी देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल क्या होता है हमारा, साइकोलॉजिकल इमोशन से जुड़ा होता है, स्ट्रेस अफेक्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग मेमोरी से जुड़ा होता है। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल होता है अंडरस्टैंडिंग मेमोरी, तो उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा रिटेंशन, पुअर रिटेंशन, बी का आना था 3, देखो बी का 3 ही है। ठीक है, फिर पर्सनल की अगर बात करें तो पर्सनल में क्या आता है हमारा, देखो पर्सनल जो हमारा पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत रूप से। तो पर्सनल व्यक्ति की समस्या क्या हो सकती है, जो पर्सनल व्यक्ति की समस्या क्या हो सकती है, क्या पता उसके पास टाइम की कमी हो, तो इसमें आ जाना था सी का आना था 4। ठीक है, फिर फिजिकल की बात करें तो यानी चैनल यानी माध्यम, तो लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन चैनल। ठीक है, तो इसका आना था ये 1, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। ठीक है, तो इतनी सी चीज मैच करने वाला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41, द कम्युनिकेशन अमंग पर्सन वर्किंग एट डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड। विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले व्यक्तियों के बीच का संचार जिनका कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं है, क्या कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हमें बात करें कि विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले व्यक्ति के बीच संचार हो रहा है, मतलब अलग अलग जो स्तर पे व्यक्ति काम करते हैं वो एक स्तर पे काम नहीं करते, सेम ग्रुप में काम नहीं करते, सेम उसमें जो है काम नहीं करते, वो अलग अलग जो है स्तर पर काम करते हैं। तो उनके बीच जो संचार होगा जिनका सीधा रिपोर्टिंग रिलेशन नहीं है, ये बोला जिनका सीधा रिपोर्टिंग संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं हम सॉरी। देखो क्वेश्चन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो डिफरेंट लेवल की बात की, हाँ जी डिफरेंट लेवल की बात की। ठीक है, डिफरेंट लेवल की बात की और नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग की बात की, नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग। ठीक है, यानी नो डायरेक्ट, सीधा जो है बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन सीधा नहीं है, यानी जैसे बॉस, अगर बॉस एम्प्लॉय का सीधा रिलेशन नहीं है, सीधा रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो वो किस में आएगा हमारा, ऑप्शन ए देख लेते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है सेल्फ टॉक, जब व्यक्ति जो अपने आप से ही बात करता है, खुद से बात करना, तो ये आता है हमारा सेल्फ टॉक में, तो ये तो नहीं आएगा। कम्युनिकेशन अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के साथ हो रहा है, अलग अलग लोगों के साथ, तो ऑप्शन ए तो गलत। अपवर्ड कम्युनिकेशन होता हमारा, जैसे अपवर्ड होता है जैसे मतलब जूनियर से सीनियर। ठीक है, जैसे नीचे से ऊपर। ठीक है, अपवर्ड। ठीक है, नीचे से ऊपर। ठीक है, जैसे कर्मचारी का बॉस से, कर्मचारी का बॉस से रिलेशन, बट हमें तो बोला था ये डायरेक्ट सीधा रिलेशन नहीं है, तो अपवर्ड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है सेम लेवल सेम पोस्ट, सेम लेवल सेम पोस्ट, बट हमें तो क्या बोला इसने, डिफरेंट लेवल बोला है, डिफरेंट लेवल बोला, डिफरेंट पोस्ट बोला, तो ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका डायगोनल कम्युनिकेशन, यही बचा हमारे पास। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें डिफरेंट लेवल होते हैं, डिफरेंट लेवल होंगे, प्लस इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसमें जो है नो डायरेक्ट, इनका जो है डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, नो डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे अलग अलग स्तर में जो है डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होगी, वो किस में आएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन में आएगा। तो डिफरेंट लेवल नो रिलेशन कहाँ आएगा आपका, डायगोनल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। जो क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होगा आप जो कमेंट बॉक्स में उसका जो आप कमेंट कर सकते हो। इन अ क्लासरूम ट्रांसफॉर्मिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस बैक इनटू मैसेज इज कॉल्ड। किसी कक्षा में मौखिक या अमौखिक संकेतों को पुनः संदेश में बदलना क्या कहलाता है। देखो पुनः जब आप संदेश में बोलो, एक तो हमारा कम्युनिकेशन में दो मेन चीजें होती है, कम्युनिकेशन में दो मेन चीजें होती है, क्या, एनकोड, एक होता है डिकोड। ठीक है, अब एनकोड क्या होता है, एनकोड होता है जब सेंडर जो कन्वर्ट करता है आइडिया को, जब क्या करता है, सेंडर कन्वर्ट करता है किसको, आइडिया को, किस में कन्वर्ट करता है वो, मैसेज में। सेंडर आइडिया, अब जो सेंडर जो मेरे आइडिया होंगे उनको मैं कन्वर्ट किस में करूंगी, मैसेज में कन्वर्ट करूंगी, यानी भेजने वाला अपने विचार को जो संदेश बनाता है। ठीक है, ये तो आगे हमारा एनकोड करना। फिर आता है डिकोड। डिकोड में क्या होता है, जो सुनने वाला होता है वो संदेश को समझता है। ठीक है, सुनने वाला क्या करता है, सुनने वाला
जो संदेश था, मैसेज था, संदेश को क्या करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, समझता है, यानी रिसीवर कन्वर्ट्स मैसेज मीनिंग, इसमें इंग्लिश में लिख देती हूँ, रिसीवर कन्वर्ट्स मैसेज, किसमें कन्वर्ट करेगा, मैसेज को मीनिंग में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिकोड। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ए ट्रांसफॉर्मल वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस बैक इनटू मैसेज, यानी किसी कक्षा में मौखिक और अमौखिक संकेत को पुनः संदेश में बदलना। यहाँ तो क्या होता है, पुनः की बात हो रही, दोबारा आप उसको क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, यानी साइन बैक इनटू मैसेज का मतलब है डिकोड करना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डिकोडिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिकोड, ठीक है। यानी याद रखना है आपने, साइन बैक का मतलब क्या होता है, वो वापस जो आप साइन बैक इनटू मैसेज, ठीक है, पहले तो हम अपने आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, बट जब उसको समझ के हम वापस जो उसको क्या करते हैं, साइन बैक इनटू मैसेज का मतलब क्या है, डिकोड करना, डिकोडिंग, ठीक है, ठीक है, डिकोडिंग, यानी मैसेज को समझना किस में आता है, डिकोड करना। एनकोड में क्या आता है, मैसेज बनाना, सेंडर का काम क्या है, मैसेज बनाना, ठीक है। बाकी फीडबैक नहीं आना था इसमें, एनकोड नहीं आना था, मॉड्यूलेशन नहीं आएगा। मॉड्यूलेशन सिग्नल चेंज करना होता है, टेक्निकल टर्म है, ठीक है। जो फीडबैक होता है रिस्पॉन्स देना होता है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, ठीक है। अब 43 हमें जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि हमें क्या दिया है, -10 -3 3 8 12, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, -10 -3 एंड क्या दिया आपको 3 8 एंड 12, और नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब देखो 10 से 3 में कितना गैप है, अगर मैं -10 और -3 की बात करूँ, ठीक है, -10, देखो इसमें -10 में से अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ, मैं -3 करती हूँ माइनस, तो -10 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, -10 + 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। एक इससे देखा जाए, -10 में कितना जोड़ू, जो मेरे पास 3 आए, अगर मैं -10 + 7 करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी +7 जोड़ा, ठीक है। अगर मैं -3 में कितना जोड़ू, जो मेरे पास 3 आ जाए, तो -3 में अगर मैं +6 जोड़ती हूँ, क्योंकि -3 + 6 कितना होता है, 3 होता है, पॉजिटिव होता है, तो +6 लिया। अब 3 में कितना जोड़ू, जो 8 आ जाए, 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, 8 आ जाए, यानी +5। अब 8 में कितना जोड़ू, जो कि मेरे पास 12 आ जाए, तो 8 + 4 = 12, तो प्लस का 4, तो हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है, +7 +6 ऐड करे, फिर +5 ऐड किया, फिर +4 ऐड किया। अब नेक्स्ट क्या ऐड होगा, प्लस का 3, तो 12 + 3 कितना आना था, 15, तो करेक्ट आंसर कहाँ मिल रहा हमें, 15, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हमारा जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये क्वेश्चन एलसीएम से दिया है आपका, जो हमारी 3 bells रिंग टुगेदर एट 8 AM and then they ring at an interval of 6 minutes, 9 minutes and 12 minutes respectively. When will they ring together again? सुबह 8 बजे 3 घंटियाँ एक साथ बजती है, 8 बजे 3 घंटियाँ क्या बजती है, एक साथ बजती है, फिर वे क्रमशः 6 मिनट, 9 मिनट और 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो वे फिर एक साथ कब बजेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले आपको कि जब भी ये अलग अलग इंटरवल हो जब भी ये अलग अलग इंटरवल दिए हो हमें, तो हमेशा क्या लेना है, इसमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ क्या होगा, 9 12 6 भी है, 6 9 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 36। सबको एलसीएम निकालना आता है 6 9 12 का, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 एज 2 2 जा 4, ठीक है, ठीक है। कितना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो एलसीएम कितना रहेगा 36। अब एक साथ कब बजी थी वो, एक साथ बजी थी वो 8 बजे सुबह के, मॉर्निंग में 8 बजे बजी थी, एक साथ वो 8 बजे बजी थी। तो जो उसमें एलसीएम होता है, एलसीएम का हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। तो कितने बजे दोबारा बजेगी वो, 8:36 AM पर दोबारा एक साथ बजेगी, तो ऑप्शन बी 8:36, तो इसका आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 45 क्वेश्चन है, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, किसका है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, अगर देखो केमिस्ट्री को आप ये लिख रहे हो, तो ज्योमेट्री को आप क्या लिखोगे, ठीक है। केमिस्ट्री को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख देती हूँ CHEMISTRY, इसको हम लिख रहे हैं क्या, DGFLJRUQZ, ये लिख रहे हैं। तो इसी तरह मैं ज्योमेट्री को क्या लिखूंगी, GEOMETRY, ठीक है।
अब देखो सी से डी तक +1 हुआ है ना, सी का मतलब 3 है, डी का मतलब 4 नंबर पे +1। एच से जी तक ये 8 होता है, ये 7 होता है, यानी -1 हुआ। ई एफ यानी +1। एम आई, ठीक है, देखो एम 13 पे होता है, आई किस पे, आई नहीं एल है, एल 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे -1, यानी पैटर्न क्या बन रहा है, +1 -1 +1 -1, ये बन रहा है। आई कि आई यहाँ पे जे, आई 9 नंबर पे होता है, 10 पे होता है +1 फिर -1। देखो एस होता है हमारा 19 और आर होता है हमारा, नहीं आर 18 और एस होता है 17, ठीक है, फिर से +1 -1, ये बन रहा है हमारे पास। तो हमारे पास पैटर्न बन रहा है +1 +1 माइनस, तो +1 जी में अगर मैं +1 करूँ तो जी के बाद क्या आता है, एच आएगा, ठीक है, एच कहाँ दिख रहा है, सब में एच एच है, ठीक है, तो ऑप्शन कट नहीं होगा। +1 कर दिया, अब -1 करो, ई होता हमारा 5 नंबर पे, ई से पहले क्या आता है, डी, सेकंड नंबर पे आएगा डी, देखो यहाँ पे एल आ रहा था, तो कट हो गया, ठीक है, 3 ऑप्शन बचते। अब फिर से +1 करो, ओ के बाद क्या आता है, ओ 15 में होता है, तो 16 पे क्या होता है, पी, ठीक है, यहाँ पे आ गया पी। अब पी कहाँ दिख रहा था, पी यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें देखो थर्ड नंबर पे एल आ गया, ये भी कट, ठीक है। देखो एच डी पी हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, एच डी पी। अब अगला क्या होगा, अब देखो +1 -1 +1, अब -1 होगा, में एम होता है हमारा 13 पे और 12 पे क्या होता है, एल, अब अगला आना था एल, तो यहाँ भी एल यहाँ भी एल, ठीक है, ठीक है। फिर अगला फिर कर दो +1, ई में अगर एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, जी, ठीक है, जी आएगा, नहीं एफ, क्या बोल रही मैं, ई के बाद आता है एफ, 6 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, 6 पे होता है एफ, ठीक है। फिर एफ आ रहा है, +1 जोड़ दिया, तो एफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ भी एफ यहाँ भी एफ, दोनों में ही एफ है। अब जोड़ दो -1, T20 और 19 पे क्या होता है हमारा, एस होता है, ठीक है, तो HDPLF यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है, एस आ गया। अब एस का, एफ के बाद एस यहाँ भी, ठीक है। फिर अगला देखो यहाँ पे कितना है, आर, अब हमें क्या करना है, +1 करना है, तो आर में एक जोड़ोगे, 18 में एक जोड़ोगे तो 19 पे एस ही आएगा, फिर से एस आएगा, डबल एस आएगा, यहाँ डबल एस, यहाँ भी डबल एस। अब लास्ट बचता है वाई, अब क्या जोड़ना हमें, -1, देखो +1 अब करेंगे -1, वाई में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, तो एक्स कहाँ था, यहाँ पे था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी इसको आपने पैटर्न बनाना था, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है, ये था कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट है 46, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, ये भी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या दिया है कि एक आदमी एक वस्तु को 40% हानि पर बेचता है, यदि रुपए में वास्तविक हानि 136 है तो वस्तु की वास्तविक लागत क्या है। यानी एक मैन क्या करता है, सेल करता है आइटम को लॉस ऑफ 40% पे, इफ द एक्चुअल लॉस इन रुपीज इज 136, अगर उसका एक्चुअल लॉस 136 है तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना हमें, ठीक है। अब लॉस कितना हो रहा है, 40% का लॉस हो रहा है, ठीक है, और लॉस की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है, 136, यानी 40% की वैल्यू में 136 दिए, तो 1% की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 136/40, और एक्चुअल जो हमारा कॉस्ट होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 136/40 गुना 100, कर दो इसको, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है, फिर 2 से फिर कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा, तो ये बच गया मेरे पास 34 गुना 10, तो कितना आ जाएगा ये 340, तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी। इसको अगर आपने बेसिक्स ऐसे नहीं करना था कि 40% 1%, इसको आप बेसिक से कैसे बना सकते थे, तो बेसिक से बना सकते हो, हमें क्या दिया है, 40% लॉस है, 40% लॉस हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, तो 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, और एक्चुअल कॉस्ट हमारा लॉस कितना है, 136 रुपये है, तो 40/100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एज इट इज लिखो, 40% को 40/100 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 136। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 4 से यहाँ पे 4 3 12, 4 चौके 16, तो बचा क्या हमारे पास, CP/10 इक्वल्स टू 34, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, CP इक्वल्स टू 34 इंटू 10, इसको आप जैसे मर्जी कर लो, आंसर आपके पास 340 ही आएगा, ठीक है। बेसिक से भी कर दिया मैंने और ये डायरेक्ट भी कर दिया, ठीक है। इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, जितने % की वैल्यू जो गिवन है उतनी वैल्यू हम इक्वल रखते हैं, 1 की निकालो, जब उसके बाद जो है हमारे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है हमारा 100%, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 340 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या दिया है हमें कि द मीन ऑफ द होल ग्रुप विल बी, ठीक है,
मीन दिया है इसमें। अब जब ये हमारा मीन का है यानी एवरेज का क्वेश्चन मान के चलो, हमें पूरे समूह का माध्य निकालना होगा। 210 छात्र टोटल है, एक समूह किसी परीक्षा में उपस्थित हुआ, ठीक है। 1/3 विद्यार्थियों का माध्य 60 पाया गया। 1/3 विद्यार्थियों का माध्य 60 है, तो 1/3 पहले विद्यार्थी निकाल दो ना, उनका मीन यानी उनका एवरेज 60 है, तो 210 का 1/3 कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। 210 का कितना होगा, 70, यानी 70 बच्चों का माध्य है। तो इसको मैं ऐसे लिखते, देखो मैं ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे करूँ, यहाँ नंबर लिखो, यहाँ एवरेज लिखो, यहाँ सम लिखो, ठीक है, यहाँ सम लिखो। अब नंबर कितने दिए, 70 विद्यार्थी दिए, उनका एवरेज यानी उनका माध्य कितना बोला, इसने 60 बोला। अब एवरेज की जगह 60 रख दो। सम हमेशा क्या होता है, जब भी हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर्स होता है। जब यहाँ से सम निकालोगे तो सम क्या बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, एवरेज इनटू नंबर, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, एवरेज मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर्स होंगे। अब सम कितना आएगा इनका, 70 विद्यार्थियों का एवरेज 60 दिया, तो सम कितना आएगा, 70 गुना 60, तो कितना हो जाएगा, 7 छिके 4200, ठीक है। इनका सम आ गया 70 विद्यार्थियों को। अब इसने बोला कि शेष विद्यार्थियों का माध्य कितना है, 78 है। अब शेष विद्यार्थी कितने बचे, 210 में से 70 ही हो गए, शेष कितने बचे, शेष कितने बचे, 140 बचे, ठीक है, शेष बचे 140। अब 140 विद्यार्थियों का माध्य कितना दिया हमें, 78 दिया है। अब इनका कितना हो जाएगा, सम कितना होगा, 140 गुना 78, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10920, ठीक है, 10,920 ये हो जाएगा। अब जब भी हमें निकालना क्या, हमें निकालना था टोटल पूरे समूह का माध्य निकालना है। अब पूरे समूह का माध्य तुम ये मत जोड़ना कि एवरेज जोड़ दिया 78 + 60, पूरे समूह का माध्य नहीं, पूरे समूह के यानी 120 जो लोग थे, 120 नहीं सॉरी 210, ये टोटल कितने हैं, 210 है, ठीक है। 210 का हमें माध्य निकालना है, तो 210 का जो है पहले तो हमें टोटल सम पता होना चाहिए। टोटल सम कितना होगा 4200 + 10,920, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,120, ठीक है। ये इसका टोटल सम हो गया, ये टोटल नंबर्स हो गए। अब निकाल लो इसका टोटल एवरेज, तो टोटल एवरेज निकल जाएगा, ये हो गया इसका, अपॉन में आ जाएगा 210, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये हमारा 21 है, 21 से ये कैंसिल कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 3 से कर दो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 1 नहीं होगा, 0 3 4 जा 12, ठीक है, 7 से हो जाएगा ये, 7 7 जा 49, 1 करे 7 2 जा 14, तो इसका जो टोटल एवरेज कितना आना था, 72 आएगा। तो 72 कहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ये इसका टोटल एवरेज आ गया। नेक्स्ट हमारा 48 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 premises, 4 conclusions are drawn from those who premises in 4 codes. Select the code that state the conclusion validly drawn, ठीक है। नीचे दो आधारिकाएं दी गई है, उन 2 आधारिकाओं से 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। उन निष्कर्षों को 4 कूट में दर्शाया गया, उस कूट का चयन कीजिए जो निकाले गए निष्कर्ष को सही दर्शाता है। अब इसमें हमें देखो 2 प्रेमाइसिस दिए, हमें क्या बोला, ऑल सेंट्स आर रिलीजियस, यानी सभी संत धार्मिक है, ठीक है। हमें इसने क्या दिया कि ऑल सेंट जो है, मान लो इसके अंदर मैं लिख लेती हूँ, ऑल सेंट क्या है, ऑल सेंट जो है सभी संत जो है धार्मिक है, ठीक है। बट ये बोल रहा है कुछ ऑनेस्ट पर्सन जो है सेंट्स है, यानी कुछ की बात कर रहा है, कुछ ईमानदार व्यक्ति संत है, ठीक है, ठीक है। इसमें ऐसे देखो रिलीजियस क्या है, ये बना देते हैं, ये क्या है, रिलीजियस है यानी धार्मिक है, ठीक है। हमें क्या बोला है, सभी संत धार्मिक है, जो सभी संत है, सारे ही संत क्या है हमारे, संत में इसके अंदर बना देती हूँ, सभी संत क्या है, सभी संत क्या है, धार्मिक है। बट इसने बोला कि कुछ, ठीक है, कुछ ईमानदार व्यक्ति संत है, सम ऑनेस्ट पर्सन आर सेंट, ठीक है। कुछ ईमानदार व्यक्ति क्या है, संत है, मतलब ईमानदार व्यक्ति क्या है, कुछ होंगे वो संत भी है और ईमानदार भी है, जैसे इसके अंदर आगे ये क्या हो गए, ऑनेस्ट हो गए, ठीक है। ये इसका वेन डायग्राम बनेगी। अब देखो कुछ व्यक्ति जो है, जो ऑनेस्ट है वो संत है, और जो सारे जो रिलीजियस व्यक्ति वो क्या है, संत है, ठीक है। सभी संत जो है, नहीं सभी संत जो क्या है, धार्मिक है, रिलीजियस है, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारे पास जो है इसका वेन डायग्राम, ठीक है। यानी प्रेमाइसिस 1 क्या दिए हमें, प्रेमाइसिस 1 दिए इसने कि सभी संत क्या थे, रिलीजियस थे, ठीक है। और प्रेमाइसिस 2 क्या दी थी, प्रेमाइसिस 2 है हमारी कुछ
ऑनेस्ट व्यक्ति क्या है? संत है। ठीक है, वो संत है। अब जो ऑनेस्ट लोग है वो संत है, वो ऑटोमेटिकली रिलीजियस भी होंगे। जो ऑनेस्ट है, कहाँ गया ये पेन, कहाँ गया? तो जो ऑनेस्ट लोग हैं, ठीक है, जो ऑनेस्ट लोग हैं वो संत भी है, ऑनेस्ट लोग होंगे वो संत भी होंगे। ठीक है, और जो ऑनेस्ट लोग हैं वो संत, जो रिलीजियस है वो जो ऑनेस्ट लोग हैं वो संत है, और संत हमारे क्या है? रिलीजियस है। ठीक है, तो सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस। तो इसमें क्या आना था? हमारा आंसर में आ जाना था सम ऑनेस्ट पर्सन क्या होंगे? आर रिलीजियस। तो कुछ दिख रहा है? सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। ठीक है, 49 में क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिक फिलोसफी। निम्नलिखित में कौन से प्रमाण जो वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकार किए जाते हैं? तो जो हमारा वैशेषिक दर्शन होता है, वैशेषिक दर्शन आपको पता होगा, वैशेषिक दर्शन में सिर्फ दो प्रमाण मिलते हैं। वैशेषिक दर्शन में क्या मिलते हैं? वैशेषिक फिलोसफी में सिर्फ दो प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष एंड अनुमाना, 1 एंड 2। तो आंसर क्या आएगा इसमें? केवल 1 एंड 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान की बात करता है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, ठीक है, यानी वैशेषिक दर्शन में क्या होता है? प्रत्यक्ष एंड अनुमान, दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट परसेप्शन होती है। ठीक है, और अनुमान मतलब होता है इनफेरेंस। इनफेरेंस, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रत्यक्ष एंड अनुमाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी मैं इसमें आपको और भी, इसमें देखो फिलॉसफी है, देखो न्याय फिलॉसफी हमारी है, वैशेषिक फिलॉसफी हमारी है, मीमांसा फिलॉसफी है, अद्वैता फिलॉसफी है। तो सबके सब में मैं बता देती हूँ एक बार। ठीक है, एक हमारा आता है चारवाक फिलॉसफी भी है। ठीक है, जो हमारे जो है ये प्रमाण कंप्लीट चार्ट जो होता है हमारा, मैं आपको बता देती हूँ कि प्रमाणा जो होते हैं हमारे, ऑल दर्शन जो होते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा चारवाक होता है, चारवाक का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चारवाक। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाण होता है, एक प्रमाणा होता है। ठीक है, क्या होगा इसमें? सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाण होगा आपके पास। ठीक है, एक प्रमाणा मतलब जो है कौन सा होगा? वो होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष होगा इसमें। ठीक है, इसमें अनुमान, ये अनुमान को नहीं मानता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है। सेकंड आएगा वैशेषिक। वैशेषिक में आपको बता चुकी हूँ अभी, वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक में कितने प्रमाण आएंगे? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एंड कितने आएंगे? सेकंड क्या आएगा? अनुमाना। याद रखना आपने, अनुमाना, ये दो आते हैं इसमें। थर्ड में अगर आपको बताऊं, वैशेषिक में दो आएंगे। ठीक है, न्याय की अगर बात करूं, न्याय, ठीक है, न्याय, इसको हम बोलते हैं न्याय, हिंदी में लिख देती हूँ। तो न्याय में कितने होंगे? इसमें चार प्रमाण होते हैं। कितने होते हैं? चार प्रमाण होते हैं। और कौन कौन से होंगे वो? फर्स्ट कौन सा होगा? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षा। सेकंड क्या होगा? अनुमाना। थर्ड क्या होगा? उपमाना, उपमान, उपमान की बात करता है। ठीक है, और फोर्थ क्या होगा जी? फोर्थ होगा शब्द, शब्द जिसको बोलते हैं शब्द। ठीक है, चार होंगे इसमें न्याय में। फिर फोर्थ हमारा जो फिलॉसफी आती है वो आती है सांख्य, सांख्या फिलॉसफी, या सांख्या या योगा फिलॉसफी। ठीक है, सांख्या योग, इसमें तीन प्रमाण होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रमाण। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा प्रत्यक्ष, सेकंड होगा अनुमाना, और थर्ड होगा शब्द, शब्दा। ठीक है, अब इसमें फिर आता हमारा मीमांसा। मीमांसा में आते हैं 6। ठीक है, मीमांसा की बात करूं, मीमांसा, इसमें आएंगे 6। 6 कौन कौन से आएंगे? देखो, एक तो प्रत्यक्ष, तो इसमें भी आएगा, अनुमाना भी आएगा, और उपमाना भी आएगा। ठीक है, फर्स्ट यही रहेगा, सेकंड यही रहेगा, थर्ड आएगा इसमें उपमाना, और फोर्थ आएगा जी शब्द, फिफ्थ आएगा जी अर्थपति, अर्थपति। ठीक है, और सिक्स्थ आ जाएगा जी अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि।
ठीक है, अनुपलब्धि आ जाएगा लास्ट। ठीक है, तो याद रखना आपका आपने। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ, एक निगमनात्मक तर्क अमान्यात्मक है यदि, यानी एक हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनवैलिड कब होगा, इनवैलिड कब होगा। देखो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो अगर प्रेमाइसिस जो होते हैं अगर ट्रू हो, देखो अगर मैं डिडक्टिव वैलिड की बात कर रही हूँ मैं, वैलिड कब होता है, वैलिड कब होता है जब हमारा जो है प्रेमाइसिस क्या होनी चाहिए, प्रेमाइसिस यानी जो आधार वाक्य वो कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ये वैलिड होता है तब। और कंक्लूजन क्या, जो उसका कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड, वैलिड आर्गुमेंट। बट इनवैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है, इनवैलिड होता है जब प्रेमाइसिस क्या होगी, प्रेमाइसिस हमारी ट्रू है और वो उसको कंक्लूजन उसको अपोजिट बता रहा है, कंक्लूजन हमारा फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या हमारा ये क्या है, इनवैलिड डिडक्टिव है, डिडक्शन है। ठीक है, इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट्स प्रेमाइसिस एंड कंक्लूजन और आर ऑल ट्रू, जब ये ऑल ट्रू होते हैं तब तो ये क्या होता है, वैलिड होता है। तो ये हमें तो इनवैलिड पूछा है। इट्स प्रेमाइसिस एंड कंक्लूजन आर ऑल फॉल्स, जब ये ऑल फॉल्स हो गए तो इनवैलिड या वैलिड दोनों हो सकता है, ये इनवैलिड एंड वैलिड दोनों हो सकता है क्योंकि ऑल फॉल्स है। इट प्रेमाइसिस आर ऑल फॉल्स बट इट्स कंक्लूजन इज ट्रू, तो इसमें प्रेमाइसिस को बोल रहा है ये फॉल्स बोल रहा है और कंक्लूजन को ट्रू बोल रहा है, तो ये पॉसिबल है बट इनवैलिड जरूरी नहीं है। इनवैलिड मैंने आपको बताया जब आपका प्रेमाइसिस ट्रू होगा और कंक्लूजन फॉल्स होगा, तो इट्स प्रेमाइसिस आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स, बिल्कुल करेक्ट है। ये इसका जो इनवैलिड जो है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब होगा, जब जो है प्रेमाइसिस ट्रू होगा और कंक्लूजन फॉल्स होगा। तो ये थे हमारे लास्ट जो 20 क्वेश्चन थे आज के। इससे पहले जो हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, 30 मैं पहले कर चुकी, 20 हम आज कर चुके। तो हम जो फर्स्ट पेपर के जो पूरे 50 क्वेश्चन जो है 3 पार्ट्स में जो है कवर कर चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है या समझ नहीं आया हो तो उसमें आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, बाय बाय। चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।